हैं। तो मतलब सर का ही पॉइंट वाइज पॉइंट सारा लिखे हैं, कुछ एडिटिंग नहीं किए हैं, तो वही हम बता देते हैं कितना तरह का फॉर्म होता है उसको बता देते हैं। ठीक है। तो ये बात जानना जरूरी है कि पीडब्ल्यूडी में जैसे कि हम लोग वर्क करवाते ना है, तो उसका अकाउंट जो मेंटेन करते ना है, वो उसी के बारे में पढ़ना है। तो अकाउंट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में अकाउंट का मेंटेनेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरह से कह सकते हैं इसको है। ठीक है। तो अकाउंट्स को रिलेटेड हुआ किससे, वर्क, वर्क से रिलेटेड हुआ ना अकाउंट, क्योंकि ईच वर्क नीड्स मनी, हर वर्क के लिए मनी चाहिए, तो कॉमन सी बात है। और इसका कंप्लीशन और कैरिंग आउट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इन पीडब्ल्यूडी, तो कोई भी काम का कंप्लीशन हो रहा है या बीच में ही मतलब कि चल रहा है, कैरिंग आउट हो रहा है, तो उस केस में अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के वर्क में भी। तो फिर अगला लिखा हुआ पॉइंट कि इफ द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट केप्ट, मान लीजिए कि अगर कितना कितना खर्च हो रहा है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं आप, तो फिर वही लिखा हुआ है कि फंड का शॉर्टेज हो सकता है या काम आपका आधा पे ही खत्म हो सकता है, क्योंकि कुछ अंदाजा ही नहीं मिलेगा कि कितना काम के रिस्पेक्ट में कितना मनी हम लोग का लग चुका है। ठीक है। यानी प्रॉपर प्लानिंग एक तरह से नहीं हो पाएगा। ये अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वो सब सही हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है द टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्टेट इज इनरोल्ड बाय अकाउंट जनरल एजी ऑफ द स्टेट। अच्छा, जो भी कितना खर्च हो रहा है और कितना आ रहा है, यानी कि टैक्स के द्वारा आ रहा है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो ये है ना, वो अकाउंट इन जनरल एक होता है एजी, किसी भी स्टेट का वही मेंटेन करता है। जैसे बिहार का होगा कोई एजी, उसी तरीके से अदर स्टेट का भी होगा। तो वही कहने का मतलब है कि देख रेख करता है अकाउंट का, अकाउंट जनरल। फिर है ईच डिपार्टमेंट इन स्टेट कीप्स द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इज आंसरेबल टू एजी। अच्छा, हर एक डिपार्टमेंट जो हुआ कहने मतलब कि पीडब्ल्यूडी खुद एक डिपार्टमेंट है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होगा। मतलब सिविल में ही बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, फिर रोड का अलग होता है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट जो रहता है ना है, वो अपना कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। कंप्लीट रिकॉर्ड करने मतलब रिसिप्ट वगैरह, किस तरह का खर्च किया है, और वो एजी को रिपोर्ट करता है। ठीक है। क्योंकि पूरा स्टेट का एजी जो है ना अकाउंट जनरल, वो देखता है खर्च वगैरह, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, तो सारा डिपार्टमेंट एजी को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। और अगर कहीं गड़बड़ी होता है तो अकाउंटेबल भी होगा, यानी आंसरेबल होगा, कहने का मतलब ये है। फिर थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में सर लिखे ना कि मार्च 31 जो हुआ ना, वो पूरा एक साल का क्लोजिंग डे हुआ, यानी कि इस दिन आपका सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। कैसे हम लोग नो ड्यूज करवाते हैं, जैसे कि टीसी लेना हो या मतलब कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये सब लेना हो, तो स्कूल या कॉलेज से अब लोग एसएलसी ये सब लेने से पहले क्या होता है कि एक बार नो ड्यूज करवाना पड़ता है, लाइब्रेरी से हो गया। तो उसी तरीके से नया नया बजट जो बन रहा है ना 31 मार्च के बाद, तो उसके पहले जो एक साल पुराना वाला जो था उसका हिसाब क्लियर होना चाहिए। तो क्लोजिंग डे कह सकते हैं पूरा मार्च 30। गवर्नमेंट का रूल रहता है। क्या? पूरा गवर्नमेंट जितना भी सेक्टर रहता है ना, सबका ये रूल रहता है कि 1 अप्रैल से नया हमारा ईयर स्टार्ट हो जाता है, मैंने सब चीज का। हाँ जी जी, बिल्कुल सही बताए हैं। हाँ, तो वही तो 31 मार्च हुआ ना ये लास्ट, तो उस दिन पूरा हिसाब किताब क्लियर हो जाना चाहिए। और ईयरली स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज सेंट टू एजी, और एजी के पास जो है, यानी असिस्टेंट ये अकाउंट जनरल के पास, पूरा एक साल में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ ना उसका ये रिपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। तो रिस्पेक्टिव ड्राइंग, देखिए एक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है ये, पीडब्ल्यूडी में डिपार्टमेंट ही होता है। यही ड्राइंग का मतलब सर से हम पूछे थे तो बताए थे कि पैसा निकालना। ठीक है। तो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है ना, वही देख रेख करता है पैसा का लेन देन का काम, मतलब कि यही करता है मेनली, निकालने वाला। फिर है कि हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो वही है ड्राइंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर हुआ ना, वही हेड होता है। मतलब हर एक जगह ऐसा ही कोई मेंबर होता होगा, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग, वही भेजता होगा ये एजी के पास। ठीक है। फिर है कि ऑल अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन आर केप्ट एंड रिकॉर्डेड इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। ठीक है, सारे अकाउंट और ट्रांजेक्शन जितना भी हो रहा है ना, बिल वगैरह हो गया, फिर रिसिप्ट वगैरह, सब चीज सबका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में रखना है। और पीडब्ल्यूडी में स्पेसिफाइड है। तो उस तरह का जो फॉर्म है जो कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, 15 फॉर्म पे यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एमबी है, मेजरमेंट बुक, फॉर्म नंबर 23 में इसको रखा गया है। और नॉमिनल मास्टर रोल एनएमआर इसको बोलते हैं शॉर्ट में, वो फॉर्म नंबर 21 में है। ये मास्टर रोल से ही आया है, उसी का पार्ट 1 को एनएमआर बोलते हैं। फिर है इम्प्रेस्ड कैश, फॉर्म नंबर 2। कैश बुक है
फॉर्म नंबर 1। ये सब याद रखिएगा, क्या कि हम लोग का तो सर नहीं लिए इंटरनल, लेकिन और अदर कॉलेज का मेरे पास क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें देख रहे थे कि एनएमआरएस मतलब यही टॉपिक से बहुत क्वेश्चन उठाया हुआ था, पूरा अंदर अंदर से लिखा हुआ था, हमको नोट्स पलटना पड़ गया, समझ जाइए, नहीं तो आंसर ही नहीं मिल पा रहा था। तो फॉर्म नंबर और कौन सा किस काम के लिए है वो याद रखना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ऐसे इस टॉपिक में दम उतना नहीं है। तो कैश बुक एक होता है जो कि फॉर्म नंबर 1 पे है। रजिस्टर ऑफ स्टॉक इशू एक होता है, वो है फॉर्म नंबर 8। फाइन ये फर्स्ट एंड फाइनल बिल के लिए 24। और रनिंग अकाउंट बिल ए जो है फॉर्म नंबर 25 जो कि वाइट का होता है। रनिंग अकाउंट बिल बी है जो कि फॉर्म नंबर 26, वो भी वाइट होता है। फाइनल बिल बी फॉर्म नंबर 26। फाइनल बिल सी है एक। 27 का तो बहुत यूज आएगा, 26 और 27 का बिल बनाने वाला। फिर एक हैंड रिसिप्ट होता है जिसको फॉर्म नंबर 28 में रखे हैं। और भी बिल वगैरह होता होगा, उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। 11 गो नाम सर बताए हैं। तो नॉमिनल मास्टर रोल के बारे में बताइए आप लोग। हम बताओ। बताते हैं। बताओ। हाँ, तो मास्टर रोल का यूज यही होता है कि जो भी डेली लेबर रहता है उसको पेमेंट जो हम लोग देते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। क्या वो काम किया, मतलब उसका पैसा रिकॉर्ड करते हैं, उसी को मास्टर रोल कहते हैं। और इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल वर्क में ये ज्यादातर मास्टर रोल का यूज होता है। लेबर मैसन ये सब का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। दिस इज अचीव बाय मेंटेनिंग द मास्टर रोल। सबका रिकॉर्ड मतलब मास्टर रोल में लिखते हैं हम लोग। द अटेंडेंस ऑफ लेबरर्स इज केप्ट इन द मास्टर रोल बाय द जूनियर इंजीनियर और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट एज वर्क सुपरवाइजर। मतलब जो भी अटेंडेंस लिया जाता है वो जूनियर इंजीनियर लेता है, या फिर जूनियर इंजीनियर किसी को असाइन करता है ड्यूटी अटेंडेंस बनाने का, तो उसके थ्रू ये सुपरवाइज किया जाता है। The attendance of labor is checked and initiated by assistant engineer, subdivisional officer on divisional engineer frequently during their inspection. और ये सब चीज का इंस्पेक्शन रेगुलरली होना चाहिए। और इंस्पेक्शन में असिस्टेंट इंजीनियर या फिर सब डिविजनल ऑफिसर या डिविजनल ऑफिसर जो भी रहता है वो सब का सिग्नेचर होना चाहिए जब भी वो अटेंडेंस चेक करेगा। तो the laborers are paid weekly, fortnightly, monthly or at completion of work according to the requirement। मतलब वीकली दिया जा सकता है, या फिर दिन में दिया जा सकता है, या फिर मंथ में एक बार, या फिर पूरा काम कंप्लीट होने में उसको अलग अलग तरीके से पेमेंट दिया जाता है। और it is checked by clerk and then passed by divisional officer and at last pay order for laborer। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मतलब सिग्नेचर इनिशियल करने मतलब कि ये सिग्नेचर हो गया, तो डिविजनल ऑफिसर का सिग्नेचर हो गया ना, तो उसको एक बार क्लर्क वेरीफाई कर लेता है कि जोड़ा हुआ सही है कि नहीं, उसके बाद फिर पेमेंट दे देते हैं लेबर। सलोनी का लग रहा है कि माइक ज्यादा इधर उधर हिल रहा है। फैन से हो रहा खर होगा, एक सेकंड रुको। खर खुर का आवाज आ रहा फैन से हो रहा होगा, रुको बंद कर। है। अच्छा ठीक है। अब आ रहा है सही? हेलो। हाँ ठीक आवाज है। सही आ रहा हाँ ठीक है। द मास्टर रोल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। मास्टर रोल दो पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 रहता है उसी में लेबर का सारा हम लोग डिटेल लिखते हैं, जैसे नेम ऑफ लेबर उसमें रहता है, लेबर का साइन, उसका फादर्स नेम, डेट ऑफ अटेंडेंसेस, रेट उसमें रहता है, टोटल अमाउंट ड्यू टू ईच वर्कर और टोटल अमाउंट ड्यू फॉर होल। ये टोटल अमाउंट ड्यू फॉर होल क्या है? है। ड्यू फॉर होल कहना मतलब शायद बकाया राशि, क्या क्या होता है मन। हमें भी लगता है कि वही वही लास्ट वही में वही सब बकाया वाला। बकाया राशि ना, हाँ। हम्म। कितना अच्छा पेमेंट करना है उसको। अच्छा। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन टेकिंग अटेंडेंस, जो अटेंडेंस ले रहा है उसका भी साइन होना चाहिए, और जो पेमेंट दे रहा है उसका भी साइन होना चाहिए। और ये सारा कॉलम को हम लोग अच्छे तरीके से फिल करते हैं मास्टर रोल के अंदर। और इसका शुड नेवर बी डुप्लीकेट, मास्टर रोल का कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और एंट्री जो है वो ऐसा तरीके से होना चाहिए
कि बाद में उसको चेंज करने का कोई मतलब तरीका ना हो, कि बाद में उसके साथ छेड़खानी नहीं किया जा सकता है। तो पार्ट 1 मास्टर रोल को ही हम लोग नॉमिनल मास्टर रोल बोलते हैं, और पार्ट 2 में वर्क रिकॉर्ड वगैरह रहता है कि क्या मेजरमेंट वगैरह हुआ है। और इसमें कुछ प्रिकॉशन है नॉमिनल मास्टर रोल में। पहला तो यही है कि कोई डुप्लीकेट हम लोग नहीं बना सकते हैं, और दूसरा है कि वही एंट्री शुड बी मेड इन सच अ मैनर दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटरपोलेट और अल्टर देम। बाद में उसके साथ कोई छेड़खानी ना कर सके, उस तरीके से हम लोग एंट्री भरेंगे। As soon as muster roll is passed, payment should be made as quickly as possible. मस्टर रोल हम लोग पास करने के बाद जल्द से जल्द पेमेंट कर देते हैं इसका, और ईच पेमेंट शुड बी इनिशियल एंड डेटेड बाय पेइंग ऑफिसर। जो भी पैसा पे कर रहा है उसका साइन होना चाहिए, और किस दिन पैसा पे हुआ है उसका डेट भी होना चाहिए वहाँ पे। The daily attendance and absence of laborer and fines, if any, should be recorded in ink daily in the MR. अच्छा, जो भी मतलब उसका अटेंडेंस है या फिर एब्सेंस है या किसी तरह का फाइन अगर लेबर पर लग रहा है तो वो सब का रिकॉर्ड होना चाहिए। वो सबको हम लोग इंक से फिल करते हैं। ड्यूरिंग मेकिंग अटेंडेंस इन मस्टर रोल, फादर्स हस्बैंड्स नेम ऑफ वर्कर अलोंग विथ परमानेंट एड्रेस शुड बी चेक्ड एंड मेंशन्ड। मतलब उसका हर तरीके से जानकारी उसमें कंप्लीट डाला हुआ होना चाहिए, जो फादर्स नेम और उसका परमानेंट एड्रेस वगैरह है। The unpaid payment should be recorded and amount should be kept as deposit and they should be paid later on by hand receipt. अगर किसी को पेमेंट नहीं दिया गया है तो वो भी हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे, उसको मतलब डिपॉजिट की तरह रखते हैं, और बाद में उसको जब पे करते हैं हैंड रिसिप्ट के थ्रू पे करते हैं। At last, MR should kept as voucher for further inspection. और वाउचर की तरह भी इसको हम लोग रखते हैं कि ये भी एक तरीके का पेमेंट ही हुआ, तो इसलिए इसको वाउचर बना के रखते हैं इंस्पेक्शन के लिए। यही है। हाँ हाँ, इतना ही था। और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हो मैम प्रिकॉशन में? ना। अच्छा किया है। तो एमबी के बारे में बताओ, मेजरमेंट बुक फॉर्म नंबर 23। बताते या हैं। बताओ, उसके बाद सब फिर छोटा छोटा है। मेजरमेंट बुक जो होता है एक ऑथेंटिक बुक होता है पीडब्ल्यूडी का। ऑथेंटिक बुक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो मेजरमेंट जो भी हम लोग लिखते हैं वो डेली जितना वर्क होता है उसका मेजरमेंट हम लोग लिखते हैं, मेजर करके, और इसके बाद लिखते हैं, इसलिए इसको ऑथेंटिक कहा जाता है। फिर इसके बाद ये जो है प्रिपेयर किया जाता है जूनियर इंजीनियर के द्वारा या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा, और सर्टिफाइड किया जाता है एसडीओ के द्वारा या फिर एई के द्वारा। फिर होता है कि ये जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होता है। इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि मेजरमेंट बुक पे ही कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट डिपेंड करता है। अगर मेजरमेंट बुक ही अगर गड़बड़ रहा तो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट में भी प्रॉब्लम होगा। फिर है जितने भी मेजरमेंट बुक जो होता है उसमें नंबरिंग किया हुआ रहता है, सीरियली बाय नंबरिंग दिया हुआ रहता है मेजरमेंट बुक में। फिर इसके बाद है मेजरमेंट बुक कंटेंट डिटेल सेक्शन मेजरमेंट। हाँ, फिर जो भी मेजरमेंट बुक होता है उसमें सारा चीज का डिटेल्स दिया हुआ रहता है, जैसे कि अगर कोई अगर आइटम लगा हुआ मतलब ब्रिक लगा हुआ है तो कितना नंबर ऑफ ब्रिक है, फिर लेंथ विड्थ, और फिर इसके बाद डेप्थ वगैरह, फिर एरिया वॉल्यूम, ये सब रहता है, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है मेजरमेंट बुक। फिर है ऑल जितना भी पेज का हम लोग नंबरिंग करते हैं वो मशीन से नंबरिंग करते हैं, और मेजरमेंट बुक्स में है वो कुछ स्पेस भी छोड़ दिया जाता है। और स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है कि अगर इंस्पेक्शन के लिए अगर एई या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगर कोई आए तो अगर वो वर्क को अगर या फिर मेजरमेंट बुक को चेक करें और देखें कि यहाँ पे गलत है तो उसको मतलब वहाँ वो खाली स्पेस पे लिख सके कि हाँ इतना पेज नंबर में ये गलत है। फिर इसके बाद है सिमिलर रजिस्टर इज मेंटेन इन सब डिवीजन। फिर इसके बाद कितना डेट में वो इश्यू हुआ है, कितना डेट में वो रिटर्न हो रहा है, ये सब उसमें सारा मेंशन किया हुआ रहता है कि जैसे कोई भी मेजरमेंट ये लिया गया तो कितना डेट में लिया गया है, ये सब सारा मेजरमेंट बुक में लिखा हुआ रहता है। फिर इसके बाद है प्रिकॉशन। मेजरमेंट बुक में कुछ प्रिकॉशन या फिर पॉइंट है जो कि सारी लिखवा दी।
द मेजरमेंट बुक शुड रिकॉर्डेड बाय जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर। वही बात है कि जो भी मेजरमेंट बुक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा जूनियर इंजीनियर के द्वारा या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा किया जाएगा। द measurement of work are taken accurately and recorded neatly for the different item of work for the respective unit in the presence of contractor। इसमें कह रहा है कि जो मेजरमेंट का वर्क का मेजरमेंट लिया जाएगा ना, वो कॉन्ट्रैक्टर के रहने पर ही लिया जाएगा। अगर वो मतलब नहीं है वहां पे तो मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। फिर है फॉर द सप्लाई ऑफ मटेरियल द क्वांटिटी रिसीव्ड शुड मेजर्ड वेट या काउंट एज एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डेड मेजरमेंट। और इसमें ये पॉइंट कर रहा है कि जो भी हम लोग मेजरमेंट वगैरह कर होगा वर्क का, वो मतलब जैसा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहेगा मेजरमेंट बुक में उसी के अनुसार इसमें किया जाएगा। यही कह रहा है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या ये वाला सप्लाई वाला हाँ सप्लाई हो रहा है या मटेरियल का? तो उसको अच्छा मेजरमेंट वेट और काउंट मतलब एक था ना कि सर से तो हम ये बात पूछे भी थे कि एमबी में रिकॉर्ड करते हैं या एक और था बिल ऑफ क्वांटिटी था शायद था उसमें करते हैं, तो सर बोले थे कि दोनों में करते हैं। इसमें भी डिलीवरी ले रहे हैं ना, तो ऐड कर देंगे इसमें भी उसका डिटेल्स। हाँ। फिर है कि जितना भी मेजरमेंट का हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो मतलब पेन का ही यूज करेंगे, पेंसिल वगैरह का यूज नहीं करेंगे। और पेंसिल वगैरह का इसलिए यूज नहीं करेंगे ताकि इरेज वगैरह नहीं कर सके। फिर है बिफोर टेकिंग मेजरमेंट द जूनियर इंजीनियर should familiar with the all terms and condition and a specification provided in the contract agreement। फिर ये जो कह रहा है कि मेजरमेंट उसी तरह से मतलब ये पॉइंट था वो वाला अलग है। इसमें जो होता है कि जो भी काम वगैरह करवाया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान रखना होगा कि जो स्पेसिफिकेशन है उसी के अनुसार होना चाहिए। फिर है नो एंट्री शुड बी इरेज्ड इफ मिस्टेक इज मेड इट शुड बी कैरिड बाय द। फिर बोलता है कि अगर कोई भी अगर गलत एंट्री हो चुका है गलती से मेजरमेंट बुक में तो उसको हम लोग इरेज नहीं करेंगे। और अगर उसको जो है करेक्ट करना अगर हम चाहते हैं तो मेजरमेंट बुक में हम कर सकते हैं, लेकिन उसके साइन वगैरह ये सब उसमें करना पड़ेगा। फिर है कि इफ अ मेजरमेंट बुक इज यूज्ड बाय नंबर ऑफ ऑफिसर फिर ये जो मेजरमेंट बुक है ना वो जितने ऑफिसर्स के पास जाएगा वो सबके पास से मेजरमेंट बुक को साइन होना चाहिए। फिर मेजरमेंट बुक अगर लॉस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो हमको पहला बनता है कि हम हायर अथॉरिटी को हम इन्फॉर्म कर दें। फिर टाइम भी दिया जाता है मेजरमेंट बुक को खोजने के लिए कि हाँ 6 मंथ के अंदर मिल गया तब तो ठीक है। और फिर अगर नहीं मिलता है तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ आता है सर, सर बताए थे हमको याद नहीं है। फिर था कि अगर मतलब कोई भी प्ले एक्सप्लेन थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसमें यही बोल रहा है कि अगर नहीं मिला ना, गुम हो गया, नहीं मिला तो ये सीरियस मैटर तो था ही पहले से। उसके लिए एक अर्जी वगैरह देना होगा चीफ इंजीनियर को कि कैसे भूला, क्या हुआ, कहाँ लापरवाही हुआ, यही सब। फिर था अगला पॉइंट कि अगर गलती से बाई चांस अगर कोई भी पेज छूट जाता है मेजरमेंट बुक में तो उसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं और उसमें कैंसल लिख देते हैं। बस यही था इसमें। और इसके बाद साइन साइन कर देते हैं, साइन वहाँ उस पेज में करते हैं डेट के साथ। बस इतना ही था। हाँ इतना ही तो हम भी लिखे हैं। इम्प्रेस्ड कैश जो कि फॉर्म नंबर 2 होता है, बताओ अमन। अमन हो गया क्या? बोल रहा। तो impressed cash is a reverse cash which is given to the officer as advance to enable them to make day-to-day petty expenses। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो इम्प्रेस्ड कैश है वो जो ऑफिसर है ज्यादातर जेई रहता है उसको एडवांस में दिया जाता है। छोटा मोटा जो एक्सपेंसेस खर्च होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया या कोई मटेरियल को उठाना है तो लेबर को देने के लिए, और ज्यादातर ये 1000 तक ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। और फिर ये है इसको लिए एक अलग से सेपरेट कैश बुक बनाते हैं जिसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड कैश अकाउंट। और फिर है रिसिप्ट जो होता है उसको रीडिंग से भरना होता है। और
एक्सपेंडिचर आइटम जो होता है उसको ब्लू इंक से भरना होता है। एवरी अमाउंट के लिए एक अलग ही प्रॉपर वाउचर बनाते हैं, मतलब रिकॉर्ड रखते हैं, और एक डुप्लीकेट भी बनाते हैं जो कि हायर अथॉरिटी को सैंक्शन के लिए सेंड किया जाता है। इसका यही सैंक्शन क्यों करना है, जब पेटी वर्क है ये तो छोटा मोटा, लेकिन फिर भी एक रखते हैं, सरकारी पैसा है इसलिए। इतना ही लिखे। अच्छा हाँ ठीक ठीक है, वही है। द अकाउंट सेकंड नंबर फिर से बोलिए तो। सेकंड नंबर ये था कि मतलब जो अकाउंट, इसके लिए जो रिकॉर्ड रखेंगे ना, एक सेपरेट कैश बुक बनाते हैं, उसी को बोलते हैं इम्प्रेस्ड कैश अकाउंट। उसी में रखते हैं वो इम्प्रेस्ड कैश नहीं, का डेटा। जो वो बोले ब्लू, ना कि रिसीट आर इंटर इन रेड इंक। हाँ अच्छा रिसिप्ट बन रहा है ना वो रेड इंक में रहेगा, और जो जो खर्चा हुआ है ना ट्रांसपोर्टेशन में वो सब रहेगा ब्लू इंक में। नहीं, जो एक्सपेंडिचर आइटम खर्चा हुआ वो ब्लू इंक में। अरे तो ट्रांसपोर्टेशन अगर कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ तुम्हारा, कहाँ से अच्छा कहाँ तक ठीक, नहीं तो सिर्फ सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी आएगा, उसमें तो सब चीज आ जाएगा ना। अच्छा एक ही बार मतलब कि ये बना देना है रिसिप्ट में हाँ, जो जो हुआ। मतलब जो फुल रिकॉर्ड बनाएंगे वो ट्रांसपोर्टेशन, ब्लू में लोडिंग भरना अनलोडिंग है। सब आ जाएगा उसमें। अरे जो रिकॉर्ड बना रहे हो वो ब्लू में करना है, और जो जब मतलब खर्चा कर रहे हो उस पर रिसिप्ट शायद देता होगा वो रेड में करना है। वही है। हाँ, तो यही था इंडेंट गुप्ता जी के बोलिए बारे अगला। में। इंडेंट के बारे में बताइए तो गुप्ता जी। फॉर्म नंबर 7 है। वाह, बताते हैं, टाइम पास करने से कोई फायदा है नहीं। आप ही लोग बताइए, हमसे टाइम पास हाँ करने से कोई फायदा हाँ नहीं हाँ है। ठीक 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 है, लाइकन रो रहा है उसको बंद, चुप रहिए। देखिए नहीं इंडेंट ऐसा के बात बारे नहीं, में। जिसे हम पढ़ा नहीं है। ओह सही बात है। तो फॉर्म नंबर 7 है इंडेंट। ये इंपॉर्टेंट ही है, बताते हैं इसके बारे में। एन इंडेंट इज टू बी फिल्ड फॉर सप्लाई और परचेजिंग एनी टाइप ऑफ मटेरियल विच कैन बी बाउट फ्रॉम एनी सप्लायर। अब देखिए ये एक तरीके से बिल तरह से इसको समझ सकते हैं। कोई भी मतलब इंडेंट जो है वो तब फील्ड किया जाता है जब कोई सप्लाई लेना है या परचेजिंग करना है ना किसी भी तरह का मटेरियल का, तो सप्लायर के द्वारा शायद ये दिया जाता है ना इंडेंट फॉर्म। मतलब कि ये क्या है, बाउट फ्रॉम एनी सप्लायर, मतलब किसी सप्लायर से सामान लेना है ना तो इंडेंट फॉर्म्स की मदद से ही हम लोग लेंगे। और इंडेंट फॉर्म मतलब वही इशू करता है, ये डिपार्टमेंट हम लोग का इशू करता है। ये इंडेंट मतलब सप्लाई लेने से रिलेटेड, इतना याद रखिए। इंडेंट फॉर्म इज कॉमन फॉर ऑल टाइप ऑफ परचेज सप्लाई इशू। इंडेंट फॉर्म जो हुआ ना वो किसी भी तरह का परचेज करना या सप्लाई लेना है तो उसके लिए ये इंडेंट फॉर्म का यूज करते हैं। इन कंस्ट्रक्शन वर्क इट इज प्रिपेयर्ड बाय इंचार्ज ऑफ वर्क। अब कंस्ट्रक्शन वर्क है तो जो इंचार्ज है, इंजीनियर इंचार्ज वही करेगा मेनली, तो एसडीओ रहता है। अच्छा एसडीओ और एक ही है क्या, सब डिविजनल ऑफिसर असिस्टेंट में बोलते हैं सर हम। के अनुसार तो एक ही है। एक ही सर ना जो है, बताया था कि दोनों एक ही है। देख एक लीजिएगा ही क्या है। है। एक ही है ना। डिविजनल जो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक ही होता है, है, और बुक पे देखे एसडीओ हैं और हम भी। एई एक होता है। एक ही है। बहुत क्वेश्चन आता है इस पे कि कौन क्या है, सर्कल इंजन ये क्या है। फिर है कि इंडेंट फॉर्म इज प्रिपेयर्ड इन क्वाड्रिपुलेट, यानी कि 4 कॉपीज में तैयार किया जाता है। और इंडेंट फॉर्म का ही बहुत सारा पार्ट है, वो सब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना क्या क्या है आगे। इनवॉइस, ये सब इनवॉइस बिल ये सब इसी का पार्ट होता है, रिसिप्ट वगैरह। तो ऐसे तो सर बोले थे कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है कि कितना पार्ट में रहता है तो 3 कॉपीज में, लेकिन यहाँ पे 4 कॉपी। वो सर बताए थे ना कि प्राइवेट कंपनी और सरकारी ये दोनों पे डिपेंड करता है। सरकारी में मेनली 3 ही होता है, लेकिन प्राइवेट वाला क्या करता है ना है कि फाइनल वाउचर के तौर पे भी रख लेता है, इसलिए 1 कॉपी वो एक्स्ट्रा लेके चलता है। सरकारी में 3, प्राइवेट में 4। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए 3 कॉपीज लगाना ज़्यादा सही रहेगा। फिर है कि 1 कॉपी ऑफ द इंडेड फॉर्म इज रिटेन्ड बाय स्टोर कीपर। ठीक है, 1 कॉपी जो हुआ ना इंडेड फॉर्म का वो स्टोर कीपर के पास ही रह जाता है जहाँ से हम लोग ये मंगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है। सेकंड इज रिटर्न टू आइडेंटिंग ऑफिसर। एक इंडेंटिंग ऑफिसर होता है, उसके पास सेकंड कॉपी भेज देता है। और थर्ड और फोर्थ अगर 4 कॉपी है तो वो डिविजनल ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। 1 कॉपी शॉपकीपर रखेगा, सेकंड कॉपी जो है इंडेंटिंग ऑफिसर के पास जाएगा, थर्ड और फोर्थ जो है वो डिविजनल ऑफिसर के पास सेंड कर दिया जाएगा। अब इनवॉइस के बारे में बताइए आदित्य राज। चारों कॉपी एक ही होता है कि अलग अलग होता है? नहीं, एक ही रहता है बड़ा सा फॉर्म, उसी में आपका कैंची का साइन बना हुआ रहता है, फाड़ के दे देना रहता है इधर उधर।
अरे कॉपी तो खोल के कम से कम रखिए ताकि टाइम ना लगे। वाह यार। बोल रहे हैं बोलिए। इनवॉइस जो होता है ना, जो जैसे कि जो इंटेंडिंग ऑफिसर होता है वो इंडेंट फॉर्म बनाकर और जो शॉपकीपर के जो इंचार्ज होता है उसके पास भेजता है। तो जो उसके स्टॉक में जो जो मटेरियल होता है फिर उसको एक इनवॉइस होता है जो कि इंटेंडिंग ऑफिसर ही उसके साथ भेजता है, ब्लैंक होता है वो। तो उस पर वो जो जो स्टॉक में रहता है मटेरियल उसको लिख कर और फिर उसको भेज देता है उसी के पास, कॉन्ट्रैक्टर या रिकवरी ऑफिसर के पास। और फिर रिकवरी ऑफिसर या फिर कॉन्ट्रैक्टर साइन करके और फिर जो स्टॉक के स्टोर कीपर होता है उसके पास भेज देता है। और फिर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो जो कॉन्ट्रैक्टर उससे लेगा स्टॉक से, तो उसका जो बिल होता है वो कॉन्ट्रैक्टर के बिल से रिकवर किया जाता है। और उस एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल द सिग्नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर शुड बी टेकन ऑन इनवॉइस। मतलब जो जब मटेरियल को जो इशू करते समय उस पर इनवॉइस पर सिग्नेचर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का। और बस इतना ही है। एक बार क्लियर कट बता दीजिए कि इनवॉइस क्या है। इनवॉइस मतलब जैसे देखिए, आपको इसे कॉन्ट्रैक्टर को सामान लेना है तो वो एक इंटेंट फॉर्म भरेगा और उसको स्टोर कीपर के पास भेजेगा। और स्टोर कीपर फिर उसको देखेगा कि उसके पास कौन कौन मटेरियल उपलब्ध है और फिर उसको एक वाउचर पर लिख कर और फिर उसी को भेज देगा कॉन्ट्रैक्टर के पास। हाँ, इनवॉइस पर लिख कर और फिर इसको भेज देगा कॉन्ट्रैक्टर के पास। और फिर कॉन्ट्रैक्टर उस पर साइन कर और उसको फिर उसको भेज देगा उसी के पास, स्टोर कीपर के पास। कितना एकरा में। हाँ सही आप बता रहे हैं, पहले कंफर्मेशन हो जाता है कि मटेरियल लेना है डिलीवरी करनी कि नहीं, उसके बाद ही डिलीवरी होता है इनवॉइस पे। ठीक है। बिल के बारे में बताते हैं हम। देखिए, बिल इज द अकाउंट ऑफ वर्क डन और सप्लाई ऑफ मटेरियल में। ठीक है, बिल जो हुआ ना वो एक तरीके से अकाउंट हुआ कि वर्क डन या किसी भी वर्क डन इसलिए क्योंकि मेजरमेंट लिए हैं तो उसके लिए भी तो बिल बनता है कि कितना काम हो चुका है, तो वर्क डन के लिए भी बिल बनेगा। और सप्लाई अगर ले रहे हैं किसी मटेरियल का तो उसका भी अकाउंट बनेगा ना, वो बिल ही पे बनता है। ठीक है, यानी बिल एक कॉमन ये हुआ टर्म हुआ। इट इंक्लूड्स द पार्टिकुलर्स एंड ये क्वांटिटीज ऑफ वर्क डन और मटेरियल सप्लाइड, देयर रेट्स एंड अमाउंट ड्यू। अब देखिए इसमें क्या क्या रहेगा आपका। तो पार्टिकुलर, वही पार्टिकुलर्स में किस तरह का वर्क है वो। क्वांटिटीज अगर मटेरियल मंगाए हैं, ये नहीं क्वांटिटीज ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ ना उसका क्वांटिटीज रहेगा। पार्टिकुलर्स मतलब किस तरह का काम हुआ है वो। मटेरियल सप्लाई हुआ है वो रहेगा, उसका रेट रहेगा, और कितना अमाउंट हुआ ना वो इसमें मेंशन रहेगा। बिल कहने का मतलब यही हुआ सिंपल। फिर है कि इट कंटेन्स फुल एंड क्लियर क्योंकि एक सेकंड फैन ऑफ कर लेते हैं। खांसी हो जाता है फैन ऑन रहता है तो बोलते बोलते इतना आम खाए कि सबका असर है। अच्छा, इट कंटेन्स फुल एंड क्लियर पार्टिकुलर्स ऑफ क्लेम एंड अमाउंट ड्यू। देखिए इसमें क्या कह रहा है ना कि सब कुछ क्लियर रहना चाहिए, पार्टिकुलर्स भी और क्लेम कहने मतलब वही ना हुआ कि पैसा कितना, पार्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम और अमाउंट ड्यू मतलब कि पैसा और क्या काम है ना, सब उसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए। द बिल ऑफ पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मेजरमेंट बुक। अब देखिए एमबी में ये सब होता है, एमबी में जैसे मेजरमेंट बुक लिए ना तो उसी का एब्स्ट्रैक्ट होता है, फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, उसी में पेमेंट का ये लिखा हुआ रहता है। द बिल फॉर पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मेजरमेंट बुक। यानी एमबी के रिस्पेक्ट में ही हम लोग बनाते हैं ये बिल। फिर है कि द वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बिल्स आर यूज्ड फॉर पेमेंट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क। अब बहुत तरह का बिल का फॉर्म भी आता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, वो तो डिपेंड करेगा कि किस तरह का वर्क हम लोग कर रहे हैं और पेमेंट के हिसाब से। यूजुअली वाइट फॉर्म एक होता है यूज फॉर रनिंग बिल, रनिंग बिल पेमेंट करने के लिए वाइट होता है। और येलो फॉर्म जो होता है वो फाइनल बिल के लिए होता है। तो सिंपल याद रखना है, रनिंग बिल यानी वाइट रहेगा और येलो फॉर्म
फाइनल बिल पेमेंट करना है ना, तो येलो फॉर्म का यूज करेंगे। तो उसी से रिलेटेड है फॉर्म नंबर 24, जिसके बारे में बताते हैं। फॉर्म अच्छा, नंबर 24 क्या इसमें पेमेंट करते हैं या नहीं बिल में? बिल एक तरह का फाइनल करते हैं तभी तो बिल बनता है, पेमेंट के बाद ही हम शायद बिल यूट्यूब पर बनता है। लेक्चर देखा था, तो उसमें मतलब बता रहा था कि जो शॉपकीपर होता है वो बिल बना लेता है कि हाँ इतना इतना पैसा मतलब हुआ है, जितना भी मटेरियल दिए हैं तो उसका सब सारा का इतना पैसा तो आप दीजिए, और अगर ड्यू देना चाहता है तो इतना ड्यू रहेगा। वो मतलब बता रहा था कि बिल है, और अगर पैसा दे दिया तो वो वाउचर बन जाता है। हाँ हाँ, पता नहीं, बोला तो मेरे कंफ्यूजन है हिसाब से आपको थोड़ा। सही है, लेकिन बिल तभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे जब पेमेंट हो जाता है। जनरली हम लोग यही जानते हैं कि, लेकिन वो भी कुछ हद तक सही हमको लग रहा है कि वाउचर हो गया, कहना मतलब पेमेंट वगैरह हो गया तब उसको वाउचर के फॉर्म में फ्यूचर यूज के लिए रख लिए। और बिल बनाए हैं मतलब कहने का मतलब है कि प्रोसीजर मतलब कंटिन्यू फुल हो पेड गया हो है। जाएगा तो मतलब नेक्स्ट आगे के लिए उसको रखा जाएगा, फुल पेड नहीं है तो मतलब वहीं तक के स्थगित है। बिल को वाउचर के फॉर्म में रखेंगे ना, पेमेंट होने के बाद वाउचर के फॉर्म में वो होगा। और अगर सही शायद बताया वो मेरे हिसाब से, पता नहीं, वो सही बताया वो। कंफ्यूजन थोड़ा लग रहा नहीं, गौरव सर भी बिल लगता है यही बताया था। गौरव सर क्या बताए नहीं थे? सही बताइए, है सही हाँ, बताइए, ये जितना बताइए खुशबू सही है। बोली। ओ, शायद सही है ये बात। मतलब बिल पे सर चढ़ा भी गया यही उस। लिखवाए हैं। हाँ वही लिखा है सर भी। देखिए फॉर्म नंबर 24 जो फर्स्ट एंड फाइनल बिल बना ना, उसके बारे में बताते हैं। दिस फॉर्म इज यूज फॉर मार्किंग पेमेंट, ये मेकिंग पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर फॉर वर्क एंड सप्लाई व्हेन अ सिंगल पेमेंट इज टू बी मेड। अब सिंगल पेमेंट करना है ना, तो फिर फॉर्म नंबर 24 का यूज करेंगे। इसमें आपका रनिंग बिल से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है तो ये फॉर्म नंबर 24 से हो जाएगा, एक बार में पेमेंट हो जाएगा। फिर है फॉर्म नंबर 25 जो कि व्हाइट कलर का होता है। इसको बोलते हैं रनिंग अकाउंट बिल नंबर ए। अब रनिंग हो रहा है, रनिंग ये बिल बन रहा है, तो फॉर्म नंबर 25 का यूज करेंगे। दिस फॉर्म इज यूज फॉर एडवांस पेमेंट विदाउट एनी मेजरमेंट। बिना किसी मेजरमेंट लिए अगर पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ये फॉर्म नंबर 25 की मदद से करेंगे। इट मे बी यूज फॉर रनिंग बिल्स विदाउट मेजरमेंट। वही बात लिखा हुआ है कि रनिंग बिल ही दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि बिना मेजरमेंट लिए कर रहे हैं। इट इज फॉर वर्क एंड नॉट फॉर सप्लाई। ये वर्क के लिए ही होता है, किसी भी सप्लाई के लिए रनिंग बिल नहीं बनाते हैं। ठीक है, फिर है फॉर्म नंबर 26 जो कि येलो कलर का होता है। इसको बोलते हैं फाइनल बिल बी। ठीक है, तो फाइनल बिल से रिलेटेड हो फॉर्म नंबर 26। येलो है तो पहले ही बता चुके हैं कि फाइनल से को रिले दिखाता है येलो। फिर है ना दिस फॉर्म इज यूज फॉर पेमेंट ऑफ फाइनल बिल इफ रिकवरी ऑफ सेक्योर्ड एडवांस पेमेंट प्रीवियसली मेड। अच्छा, ये क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। रिकवरी का ना मतलब कोई भी सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट अगर किया हुआ है, उसका रिकवरी हो गया है, जो भी पहले लिया गया था, तो बताओ तो। मन नहीं क्लियर हो रहा है यहाँ पे। कौन वाला? यही फॉर्म नंबर 26 जो है ना, येलो वाला। का हमको दिस लग रहा है फॉर्म यूज, अरे पहले सिक्योर्ड एडवांस पता है क्या होता है? सिक्योर्ड एडवांस तो वही मतलब कि कोई अगर एडवांस पेमेंट किए हैं ना, जैसे कि अभी किए ना फॉर्म नंबर 25 में एडवांस पेमेंट, हम्म तो उसी तरीके से रिलेटेड हो। एडवांस पेमेंट और सिक्योर्ड एडवांस दोनों अलग होता है। एडवांस में अच्छा होता है ना कि हम्म, कॉन्ट्रैक्टर का कोई मतलब हमको प्रूफ नहीं चाहिए, जैसे कि उसका कुछ रख नहीं रहे, सिर्फ देख कर दे दिए उसका, मतलब वो मांगा हमसे, एप्लीकेशन दिया, हमको लगा तो हम दे दिए। और सिक्योर्ड में होता है कि वो जो लाया ना अपना मशीन ये सब, उस सबको हम हाँ हाँ, कब्जा में लेकर उसके बाद एडवांस दिए। तो वही ओहो है, समझ इसमें गया। उसमें सिर्फ सिक्योर्ड के लिए रखना है, पेमेंट करेंगे उसके लिए। और दिस फॉर्म इज आल्सो यूज फॉर रनिंग पेमेंट, पार्टली फॉर सिक्योर्ड एडवांस, पार्टली फॉर एडवांस एंड पार्टली फॉर मेजर वर्क। वही बोल रहा है, अगर आधा मतलब रनिंग पेमेंट हम सिक्योर्ड के लिए भी करते हैं, और पार्टली अगर एडवांस पेमेंट है जो मतलब बिना सिक्योर्ड वाला, उसके लिए भी कर सकते हैं। और या फिर मीजड करके उसके लिए भी हम चाहे तो रनिंग अकाउंट इसका बिल बना सकते हैं। ठीक पार्टली है, का नहीं लिखा हुआ यार कहीं पे। मतलब बोल रहे हैं कि इसमें कर सकते हैं पार्टली अगर एडवांस है तो भी। अब सर ओहो, लिखवाए तो मान लीजिए। अच्छा ठीक है, मतलब सिक्योर्ड एडवांस क्लियर हो गया ना, तो उसके बाद हाँ, हम लोग ये मतलब कहने का मेनली मतलब कि मेनली फाइनल बिल मतलब बना देते हैं। सिक्योर्ड के लिए करना है, और पार्टली एडवांस और पार्टली मिडिल के लिए। हम्म, ठीक है। फॉर्म नंबर 27 है, व्हाइट कलर का होता है, यानी रनिंग अमाउंट बिल सी इसको बोलते हैं।
फॉर्म नंबर 27 के बारे में बता रहे हैं। दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर रनिंग पेमेंट फॉर मेजर्ड वर्क और सप्लाई। मेजर्ड वर्क या सप्लाई दोनों के लिए यूज कर सकते हैं फॉर्म नंबर 27। ये रनिंग हुआ। पेमेंट ऑफ फर्स्ट रनिंग, सेकंड रनिंग, ये सब हम लोग दे सकते हैं, फर्स्ट रनिंग, सेकंड रनिंग। मेजर्ड वर्क का या सप्लाई का यही बात लिखा हुआ है दोबारा। जितना रनिंग होगा सब के लिए हम लोग यही यूज करेंगे। रनिंग अकाउंट बिल सी जो है फॉर्म नंबर 27। फिर है फॉर्म नंबर 27 जो कि येलो कलर का है, तो येलो कलर मतलब फाइनल बिल हुआ। फाइनल बिल सी इसको बोलते हैं। द फाइनल पेमेंट व्हेन नो एडवांस इज आउटस्टैंडिंग एंड व्हेन इंटरमीडिएट पेमेंट हैव बीन मेड इज मेड ऑन दिस फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, फाइनल पेमेंट जो फॉर्म नंबर 27 है, कोई भी एडवांस जो है वो नहीं बचा हो, और बीच का इंटरमीडिएट पेमेंट जितना भी है ना, रनिंग बिल की मदद से दे रहे हैं या जैसे भी दे रहे हैं इंटरमीडिएट पेमेंट, तो वो सब पूरा क्लियर हो गया है ना। तो ये हम लोग फॉर्म नंबर 27 से फाइनल बिल बना देंगे उसका, ठीक है। फिर 27 में ही एक आता है 27A, फॉर्म नंबर 27A। ये रनिंग के लिए होता है, रनिंग अमाउंट बिल डी इसको लिखे हैं सर। दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंटरमीडिएट पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर और ऑन लमसम कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी लमसम कॉन्ट्रैक्ट में इंटरमीडिएट पेमेंट करना ना है तो 27A का यूज करेंगे। सब नाम है, याद कर लेना ये सबको। फॉर्म नंबर 27B है, येलो कलर का ही होता होगा, फाइनल बिल है ये। दिस फॉर्म इज यूज फॉर मेकिंग फाइनल पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन लमसम कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, लमसम कॉन्ट्रैक्ट में अगर रनिंग करना है तब तो 27A का करेंगे, और फाइनल कर देना है तो 27B का कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है लास्ट, लास्ट नहीं अभी तो 3 और है। वाउचर है, तो वाउचर के बारे में भी बता ही देते हैं, छोटा है। वाउचर इज एन अकाउंटिंग लीगल डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ अगेंस्ट पेमेंट मेड। पेमेंट अगर हो गया है तब वाउचर के मतलब कहने मतलब है ना कि प्रूफ हुआ कि पेमेंट हो चुका है, उसी का ये लीगल डॉक्यूमेंट है अकाउंटिंग का। इट इज केप्ट एज ए रिकॉर्ड। वाउचर है तो इसको रिकॉर्ड के तौर पे रख लेंगे, ताकि बाद में कोई अगर कमेटी उमेटी होता है ना जांच का, तो इंस्पेक्शन में काम आता है ये सब, और बाद में खुद भी कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है ये। जैसे कि बताए थे ना स्टार्टिंग में कि 31, ये क्या बताए थे, 31 मार्च, तो उस टाइम वाउचर वगैरह से ही रिकॉर्ड देखा जाता है। या कोई भी इन्वेस्टिगेशन बीच में भी होगा तो वाउचर का यूज होता है। फॉर एनी पेमेंट अ बिल इज प्रिपेयर्ड एंड पेमेंट इज मेड ऑन दिस ड्यूली चेक्ड बिल। ठीक है, किसी भी तरह का अगर पेमेंट है, फॉर एनी पेमेंट, तो एक बिल का करना है, वही बिल का पेमेंट होता है। तो बिल पे अगर किसी भी तरह का पेमेंट करना है तो एक बताएं कि बिल जो है वो फुल्ली चेक होना चाहिए। डुली चेक मतलब कि अच्छे से चेक होना चाहिए, तो वही होता है, वही बिल का पेमेंट हो गया तो वाउचर बन जाएगा। सिग्नेचर आर टेकन ऑन रेवेन्यू स्टाम्प एज रिक्वायर्ड ऑन बिल बाय कॉन्ट्रैक्टर या लेबर। अब इसमें लिखा हुआ है कि सिग्नेचर जो है ना वो किया जाता है, और या सिग्नेचर के तौर पे रेवेन्यू स्टाम्प का हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे भी ठप्पा लग गया मतलब कि वाउचर बन गया वो। सिग्नेचर आर टेकन ऑन रेवेन्यू स्टाम्प एज रिक्वायर्ड ऑन बिल कॉन्ट्रैक्टर या लेबर। एक ही बात को हम 2 बार शायद लिख दिए यहाँ पे। आफ्टर द पेमेंट इज मेड बिल बिकम वाउचर डॉक्यूमेंट विच इज केप्ट रिकॉर्ड। बता चुके हैं वही। पेमेंट अगर हो गया ना बिल का तो वो वाउचर के तौर पे हो जाएगा, इसको रिकॉर्ड के तौर पे रख लेंगे। एक ही बात को लिख दिए हैं 2-3 बार। अब है कैश बुक, फॉर्म नंबर 1 है। बता दो हमें इसके बारे में। कैश बुक के बारे वाउचर में का एक और लिखा हुआ था मेरा कि 28 हैंड रिसिप्ट में ज्यादातर ये जनरल यूज होता है वाउचर का। क्या 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 नहीं मतलब समझे। फॉर्म 28 हैंड रिसिप्ट को मोस्टली यूज होता है एज ए वाउचर। ओहो, ठीक है, समझ मतलब गया। जहाँ तहाँ पूछ सकता ऑब्जेक्टिव। हाँ, हैंड रिसिप्ट था यार, जहाँ तक देखे हैं कहीं तो जरूर था। हाँ, ऋतु में दिया हुआ था खाली, मतलब हाँ, फॉर्म नंबर 28। अच्छा, इसको हैंड रिसिप्ट के तौर पे यूज कर लेते हैं, यही ना। हाँ, और हैंड रिसिप्ट को मतलब मोस्टली वाउचर के तौर पर यूज करते हैं पेटी वर्क में। ओ, तो कैश बुक है, उसका फॉर्म नंबर है 1। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ द डिवीजन। ऑल कैश ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस डे टू डे आर entered strictly in order of occurrence in the cash book। मतलब रिकॉर्ड, डिवीजन ऑफिस में रिकॉर्ड रखने के लिए इसका मोस्टली यूज होता है। और जो डेली पेमेंट मतलब डेली ट्रांजेक्शन होता है उसको जैसे जैसे मतलब ऑर्डर ऑफ अकरेंस के तौर पे इसको इसमें सबमिट करते जाते हैं कैश बुक में। मतलब लिखना रहता है, जमा करना होता है दैट कैश बुक में तो ट्रांजेक्शन। लिखना रहता होगा ना। लिखना होता होगा कि अच्छा प्रिंट शायद हो जाता होगा। हाँ भाई। The transaction related to the actual receipt and payment of cash are recorded in register made of PW account form number
one is known as cash book. ये definition था cash book का. The page of cash book are machine number. Each page is divided. Receipt per forma at left hand side and payment per forma on right hand side. मतलब कैश बुक को दो में डिवाइड करते हैं. एक लेफ्ट साइड में रिसीप्ट पर फॉर्मा होता है और राइट साइड में जो पेमेंट पर फॉर्मा होता है उसका डेटा लिखना होता है. आफ्टर द कैश बुक इज क्लोज्ड एंड फिजिकल काउंटिंग ऑफ कैश इज डन बाय डिविजनल क्लर्क, ए कैश बैलेंस रिपोर्ट इज मेड. अगर कैश बुक मेरा जब बंद करना होता है तो फिजिकल काउंटिंग ऑफ कैश किया जाता है, कितना मतलब खर्चा हुआ डिविजनल क्लर्क के द्वारा, और फिर एक बैलेंस रिपोर्ट बनाया जाता है, वो देना होता होगा हायर अथॉरिटी को. फिर है a certificate of count of cash is recorded by him in cash book showing details of closing balance under temporary advance, impressed cash in chest. ये सब जो मतलब टेम्पोररी एडवांस की इम्प्रेस जो दिए थे वो छोटा मोटा वाला, इस सब का जो डेटा है ना इसमें लिखाता है कैश बुक में. ठीक है, इतना ही था. हाँ हाँ इतना ही है. कैश अच्छा ये इन सब का चेस्ट फिगर बताइए तो. नहीं पाए. क्या कैश इन चेस्ट कैश इन चेस्ट पता नहीं नहीं यार. कैसा करती है. देखिएगा होता गूगल होगा. करके और सेंड हाँ. कीजिएगा. थोड़ा अजीब है कैश इन चेस्ट. अच्छा है ठीक है. टेम्पररी एडवांस के बारे में बताते हैं. देखिए जाना टेम्पररी है. एडवांस इज द एडवांस अमाउंट विच इज गिवन बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डिस्बर्सिंग ऑफिसर. टेम्पररी एडवांस जो हुआ नाम से ही जाहिर है कि ये एक तरह का एडवांस अमाउंट है जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो हुआ ना उसके द्वारा सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को दिया जाएगा. अब ये किस लिए दिया जाता है, तो स्पेसिफिक पेमेंट जो हुआ ना एग्जीक्यूटेड वर्क, टू मेक अ स्पेसिफिक पेमेंट फॉर एग्जीक्यूटेड वर्क, मतलब छोटा मोटा काम के लिए ही शायद जाता होगा टेम्पररी एडवांस. ज़्यादा ये भी नहीं रहता है. जैसे उस टाइम बताए थे ना इम्प्रेस्ड कैसे बताए थे कि 1,000 रुपये रहता है, किसने बताए थे. हाँ, इम्प्रेस्ड में था. हाँ कि 1,000 तक होता है, तो उसी तरीके से ये भी हुआ. ये 250 2,500 तक 250 बोल दी. बताते हैं इसके बारे में. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेम्पररी अमाउंट डिपेंड अपॉन सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर यूजुअली अप टू 250 तक, मतलब 2,500 तक देते हैं. और ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. क्या कहने का मतलब है भैया कि मैक्सिमम अमाउंट तो ठीक है समझ रहे हैं कि 2,500 तक दिया जाएगा, सबऑर्डिनेट को दिया जाएगा. और ऑन डिस्क्रिएशन क्या लिखा हुआ, डिस्क्रिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसको इशू करता है क्या ये 2,500 जो देना है. नहीं पता लग रहा है यहाँ पे. अच्छा ठीक है. नेट नहीं चल रहा, हाँ थोड़ी उसी सर्च से मार रिलेटेड लेते होगा. हैं. दिस एडवांस अमाउंट इज गिवन अगेंस्ट मस्टर रोल. ठीक है, ये मस्टर रोल के अगेंस्ट में दिया जाता है एडवांस अमाउंट जो भी हुआ. या और मतलब कि मस्टर रोल पे कोई जरूरी नहीं है. अदर वाउचर है ना, अगर पेमेंट के लिए पास किया गया तो उसके रिस्पेक्ट में भी ये दिया जा सकता है 2,500 का पेमेंट. फिर है कि द अमाउंट ऑफ टेम्पररी अमाउंट शुड बी क्लोज्ड एज सुन एज पॉसिबल. अब इसका जो है ना यानी कि बिल उल जो भी वाउचर वगैरह बनाना है जितना जल्दी रफा दफा कर देना हो कर देना चाहिए. काहे कि ऐसे भी इसका नाम ही है टेम्पररी एडवांस. तो टेम्पररी एडवांस दिया यानी कि इसका जो लेखा जोखा हुआ ना वो क्लियर एकदम होना चाहिए डेटा. ये नहीं कि कोई खा पी गया, ऐसा कुछ नहीं. मतलब तुरंत इसका बिल उल भेज देना है जैसे ही खत्म हो उसी वैसे ही. इट इज आल्सो नोन एज टेम्पररी इम्प्रेस्ड. टेम्पररी इम्प्रेस्ड भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि इम्प्रेस्ड कैश से ही रिलेटेड ये भी है. तो टेम्पररी एडवांस या टेम्पररी इम्प्रेस्ड कुछ भी बोल सकते हो. द अकाउंट ऑफ टेम्पररी एडवांस आर केप्ट इन इम्प्रेस्ड कैश अकाउंट. अब इसको भी इम्प्रेस्ड कैश अकाउंट के तौर पे ही हम लोग रखते हैं जो कि फॉर्म नंबर 2 होता है, उसी में हम लोग इसका मेंशन कर लेते हैं वाउचर जो इसका बनेगा. कहाँ गया यार, इंप्रेस्ड कैश को भी फॉर्म नंबर 2 पे ही रखते हैं. तो दोनों को फॉर्म नंबर 2 पे ही रखते हैं, इंप्रेस्ड कैश और ये वाला जो लास्ट का बताएं टेम्पररी एडवांस. दोनों को भी दोनों रिलेटेड ही है समझो. तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली दे रहे हैं. और ये लगता है कि किसके लिए दे रहे हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन मास्टर रोल से कुछ होता होगा एडवांस काम और किसी तरह का ये जो मतलब देते छोटा. क्या बताओ बताओ. बताओ तुम। बताइए. अरे क्यों दे रहे हैं बताइए, वो तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए था. पेटी वर्क बता दिए थे उसी में, इसमें बताओ। इसका होता है. सांप सूंघा कब है.
बाकी यार हम बोलते हैं, मेरा ये था कि जो स्पेसिफिक मतलब कोई काम हो गया ना है तो सब हाँ। ये जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर होता है उसको पैसा दिया दिया जाता है कि वो पेमेंट उसका कर सकता है स्पेसिफिक तौर पे। अरे यार, तो किस तरह का स्पेसिफिक का एग्जांपल दोगे तब ना जैसे समझेंगे। पेमेंट पेमेंट वगैरह आने में लेट होता है ना और वहाँ डिपार्टमेंट से, तो ये हम्म। जो होता है ना मतलब जो ऑफिसर होता है वो अपने तरफ से पैसा देता है कि इतना तक पैसा लेबर वगैरह को दे दिया जाए। और ये वाला जो अच्छा। पॉइंट था ना, हाँ लेबर वगैरह को देने के लिए मतलब दिया जाता है पेमेंट, अगर वहां से डिपार्टमेंट से आने में लेट है या फिर किसी कारण से लेट मतलब लेट आया, वही पेमेंट लेट आया नहीं आ रहा है तो फिर वही देता है सब डिविजनल कोऑर्डिनेट देता है ऑफिसर। और ये जो हाँ पॉइंट सही था बात ना है। कौन सा 2500 पॉइंट। रुपये वाला, हाँ हाँ। जो ये जो होता है वो डिपेंड करता है सब ऑर्डिनेट ऑफिसर पे, मतलब ये मैक्सिमम 2500 रुपये दे सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस पे कि उसका निर्णय पे कि अगर वो चाहेगा कि हाँ हम अगर ज्यादा देना चाहें, मतलब जैसे होता है ना अपनापन, वो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा, अगर उसको है तो वो ज्यादा भी दे सकता है। मतलब रिकमेंडेशन दे सकता है कि 2500 से ज्यादा का जरूरत है तो हाँ दे इतना सकता है। इतना मतलब अगर कोई नया है जिसको जानता हूँ तो नहीं मतलब तो उसको 2500 रुपये तक दे सकता है, लेकिन कोई जैसे होता है ना नेपोटिज्म वगैरह जान है पहचान हो तो उससे जाता है। ज्यादा, हाँ जान पहचान है अगर अपना तो उससे ज्यादा भी दे सकता है ऐसा। हाँ ठीक है, लेबर वर्क का पेमेंट या पेटी वर्क का पेमेंट यही सबसे रिलेटेड है और क्या। मास्टर रोल आया तो वही हुआ ना, क्या बोलते हैं अमन। हम्म। अच्छा, ये फॉर्म नंबर 26 येलो फाइनल बिल बी में सर का हमको लगा थोड़ा सा गलत है। बताओ तो। फॉर्म नंबर लास्ट 26 येलो। हाँ हाँ बताओ क्या। फाइनल बिल बी लास्ट में सर लिखवाए थे ना, डेट इज फॉर्म 27 येलो, नहीं डेट इज फॉर्म 26 येलो लगता है सर लिखवाए थे, होता 27 बुक में मिलाए थे इसलिए। दैट इज दैट इज हाँ करके तो नहीं कहीं पे लिखा है यार। भाग, सर में था। रुको, पढ़ते हैं हम, ठीक ना। फॉर्म नंबर 26 येलो है वही ना। हाँ येलो फाइनल बिल बी। येलो फॉर्म नंबर 26 ही तो है यार। मेरा नंबर डी में लिखा हुआ है। ओ, एक बार पढ़ो तो उसको, क्या लिखा है ताकि मैच कर लें। If the advances are recovered previously, then the final bill is prepared on final bill C, that is form number 27 yellow. और सर को लगता है 26 लिखवाए तो 26 येलो था। नहीं मैच कर रहा है। भेज देना फोटो खींच के, सुधारे वो वाला, पता नहीं लग रहा है। अच्छा, तो दोनों बुक में देखे थे, बी एन दत्ता में भी और रीतू में भी लगता है, निराली में भी, तीनों में मतलब सही था सर का थोड़ा। वो हो सकता है, हम मिलाने उलाने नहीं कहेंगे, वेरीफाई भी नहीं किए किसी से, चुपचाप सर वाला लिखे मिलाने हैं। नहीं गए थे, वो दोनों दिख गया तो हमको लगा वेरी कैसे कर गया तो देख लिया। हाँ 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 हाँ, सही है, हो सकता है मिस्टेक। और सर का इसे भी नोट्स ही बहुत पुराना ना है, सुधारे थोड़ी ना है सर अभी तक। चल रहा है जो चल रहा है 4-5 साल से ही नोट। बोलोगे तो हम, मेरे पास स्पेसिफिकेशन का भी नोट्स है सर का, जो सर अभी नहीं पढ़ाए हैं। तो सब पुराना ही पढ़ा रहे हैं, तो सुधार करने का मौका मिलता नहीं होगा, कि एक बार पीडीएफ बन गया तो बन गया। तो ठीक है, तो अब आगे का बताओ ना कुछ प्लानिंग। रुको पॉज कर देते हैं पहले, अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो।